नमस्कार टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शिखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके सबकी चल भी रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? नीतू पंडित जी, गिरीश गिरी, हरिबिंद, श्वेता बंसल जी, पूनम, प्रियंका गुप्ता जी, शशिकांत, राहुल सिंह वत्स जी, पूनम, आकाश, प्रतिमा जी, संदीप, रेणु वर्मा जी, विनीता, सबा, अंकित। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? किसी प्रकार की परेशानी नहीं आ रही है? सब कंट्रोल में है? मुगल अच्छे समझ में आ रहा है? 30 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 11 लोगों को मेरी शक्ल ठीक लग रही है आज। नरेंद्र, सरोज जी, शिखा, प्रीति, सब ठीक ठाक है? जहांगीर, ठीक है, जहांगीर की बात देखेंगे। बिल्कुल ध्यान से इन सारी बातों को देखते चले जाए, साथ में मेरे नोट भी करते चले जाए। सारी बातें पीडीएफ में भी हैं, लेकिन सारी बातों को मेरे साथ साथ सुनते सुनते नोट भी करते चले जाए, ठीक है? ठीक है गिरीश जी, ठीक है, बताते हैं। देखेंगे पूरा नाम क्या था जहांगीर का। तो जहांगीर का जिस नाम से ताजपोशी होता है वो है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। कब से कब तक यह शासक रहे? तो 1605 में इनका शासन शुरू होता है, 1627 में इनकी मृत्यु होती है। तो 1605 से 1627, ठीक है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर को लेकर के जो पहली बात निकल करके आती है, इनका परिचय देखते हैं जरा। इनका जो जन्म हो रहा है वो जन्म कब हो रहा है? 1569 में जन्म हो रहा है। कब हो रहा है? 1569 में जन्म हो रहा है। कहां पे जन्म होता है? सीकरी में, सीकरी गांव में। सीकरी गांव में किसके यहां हो रहा है? तो सलीम चिश्ती के खनकाह में हो रहा है। सलीम चिश्ती के यहां हो रहा है। किसके आशीर्वाद से हो रहा है? और इनके आशीर्वाद से हो रहा है। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हो रहा है, इसी वजह से इनको और किस नाम से जाना गया? तो इनको सलीम के नाम से जाना गया। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर सलीम के नाम से जाने जा रहे हैं। अब तथ्य एक बनता है कि अकबर इनको किस नाम से पुकारता था? तो अकबर शेखर से शेखू हो गए, शेखू बाबा के नाम से इनको पुकारता था। कौन पुकारता था? अकबर इनको शेखू बाबा के नाम से पुकारता था, ठीक है। कनक जी, आपसे आज बात करूंगा, जरूर से बात करूंगा। कल भी मैं देख रहा था आप लिख रही थी, मैं आज जरूर बात करूंगा आपसे, ठीक है। क्लास के बाद ही मैं फोन करूंगा आपको। अब देखें ध्यान से, अकबर इनको शेखू बाबा के नाम से बुलाता था। अकबर ने क्या किया कि जब ये छोटे थे तो अकबर ने इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। तो अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को, किसको? अब्दुल रहीम खान खाना को इनका शिक्षक नियुक्त किया। इनका शिक्षक नियुक्त किया। याद रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य है। अब्दुल रहीम खान खाना ने एक तथ्य बनता है कि इनको जहांगीर को तुर्की भाषा का ज्ञान किसने कराया था? तो तुर्की भाषा सिखाया अब्दुल रहीम खान खाना ने। कुछ समय के बाद अकबर ने अब्दुल नबी को भी इनका टीचर बनाया। अब्दुल नबी भी इनके शिक्षक हुए। तो याद रखना है, अब्दुल रहीम खान खाना जिन्होंने इनको तुर्की भाषा का ज्ञान कराया था,
इसके साथ साथ अब्दुल नबी भी इनके शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। आरंभिक जीवन की बात हो रही है, ठीक है। आगे बात करेंगे। जब ये राजकुमार थे तो राजकुमार रहते हुए भी शासक नहीं बने हैं। राजकुमार रहते हुए ही 1581 की बात है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण तथ्य है। 1581 में जहांगीर ने राजकुमार रहते हुए अपना पहला सैन्य अभियान किसके खिलाफ किया हुआ था, कभी भी प्रश्न नहीं पूछा हुआ है। सैन्य अभियान काबुल के विरुद्ध किया था, काबुल के विरुद्ध किया हुआ था राजकुमार रहते हुए। पहला इनका सैन्य अभियान था राजकुमार रहते हुए। अकबर अब बुजुर्ग हो रहे हैं, 1599 से इन्होंने क्या किया, 1599 से इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद में अपना पड़ाव डाला, इलाहाबाद में पड़ाव डाला और शासक की भांति अपना दरबार लगा दिया, शासक की भांति। सीधे सीधे यह चैलेंज था। पड़ाव डाला, वीर सिंह बुंदेला के हाथों 1602 में अबुल फजल की हत्या कराई इन्होंने, अबुल फजल की हत्या करवाई। किससे करवाई, तो वीर सिंह बुंदेला के हाथों कराई, वीर सिंह बुंदेला द्वारा। 1602 में पूरी तरह से यह मुखर हो जाते हैं और विद्रोह कर देते हैं, अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। जब अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं तो अकबर को दक्षिण भारत का अभियान छोड़ करके उत्तर भारत आना पड़ा। उत्तर भारत आता है और अकबर ने इसे माफ कर दिया, अकबर ने इसे माफ कर दिया। क्यों, इसके भी कारण है, माफ कर दिया। अब ये जो माफ कर दिया, इसमें भूमिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण थी किसी महिला की। तो अगली बात कि अकबर एवं जहांगीर में समझौता किसने कराया, तो जहांगीर के बीच समझौता अर्थात मध्यस्थता सलीमा बेगम ने कराया था, सलीमा बेगम ने कराया था। अकबर माफ भी कर देता है। अकबर क्यों माफ करता है, उसका कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण था कि अकबर की मृत्यु के समय उसका एकमात्र जीवित पुत्र कौन था, उसका एकमात्र जीवित पुत्र जो थे, 3 बच्चों में से एक जो जीवित पुत्र था, एकमात्र जीवित पुत्र सलीम ही था। याद रहेगा, एकमात्र जीवित पुत्र सलीम था और दोनों बच्चे अकबर के मर चुके थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अकबर मृत्यु के पहले क्या चाह रहा था, जब ये विद्रोह कर दिए थे तो अकबर की इच्छा थी कि वह सलीम के एक पुत्र जिसका नाम था खुसरो के एक पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, अकबर की मृत्यु हो जाती। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे नहीं जाना है, कहानी है सब। अकबर नहीं चाहता था कि उसके मृत्यु के बाद अगला मुगल शासक जहांगीर बने, क्योंकि जहांगीर आदतन बिगड़े हुए थे, ठीक है, आदतन बिगड़े हुए थे, गंभीरता नहीं थी। तो अकबर चाह रहा था कि जहांगीर का ही एक पुत्र जो है, सबसे बड़ा जो पुत्र है जहांगीर का खुसरो,
वो मेरे बाद 1605 से अगला मुगल शासक बने, लेकिन ऐसा हो न सका। अकबर लेकिन ये चाहता था। अब बात करेंगे आगे। जहांगीर की ताजपोशी होती है, अकबर मर जाता है, जहांगीर की ताजपोशी होती है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से। 1605 में होती है। कहां पे होती है? आगरा में। कहां पे होती है? आगरा के किले में। कौन सा यह दिन था? तो यह दिन था रविवार। कौन सा? रविवार का दिन था। सोलह सौ पांच में इसकी ताजपोशी होती है, और ताजपोशी हुई 1605 में। इसके बाद तुरंत बाद क्या हुआ? तुरंत बाद जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने 12 अध्यादेश पारित किए। 12 अध्यादेश, जिसको कहा जाता है आइन ए जहांगीरी। आइन ए जहांगीरी कहा जाता है। 12 अध्यादेश जारी किए, जिसमें से कुछ खास कौन कौन से थे? तो ये जो 12 अध्यादेश है, यहां से भी प्रश्न बनता है, पूछा हुआ है, जिनमें से कुछ प्रमुख जो हैं वो निम्नलिखित है। जकात, तमगा एवं मीर बहरी नामक जो कर लिए जाते थे, नामक कर मुसलमानों से जो लिए जाते थे, मीर बहरी मतलब नाव आदि से संबंधित कर, समाप्त घोषित कर दिया। इसके साथ साथ क्या किया? मादक द्रव्य जो होते थे, मादक द्रव्य, मदिरा आदि, शराब आदि के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। निर्माण एंड बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, कुछ भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्लियर है भाई? ठीक है। इसके साथ साथ औषधालय का निर्माण, औषधालय का निर्माण एक अलग मुद्दा बनता है। इसके साथ साथ 2 सम्माननीय दिवस घोषित करता है। 2 सम्माननीय दिवस घोषित करता है। दिवस घोषित करता है। कौन कौन से? एक रविवार और एक बृहस्पतिवार। रविवार और बृहस्पतिवार। रविवार और बृहस्पतिवार। थोड़ा सा इसको संशोधित करेंगे भाई। ये जो है ना, ये 1605 में जो हो रहा है ना, ये रविवार नहीं, ये है बृहस्पतिवार। ये है बृहस्पतिवार। अकबर का जन्म हुआ था रविवार। रविवार और बृहस्पतिवार संशोधित कर लेंगे उसको। रविवार और बृहस्पतिवार। रविवार को क्यों और बृहस्पतिवार को क्यों? क्योंकि इस दिन राजा बना था और इस दिन अकबर का जन्म था। अकबर का जन्म हुआ था। इस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने 2 सम्माननीय दिवस घोषित किया, और इन दोनों दिनों को पशुवध पर रोक लगा दिया था। रोक लगाया। पशुवध पर रोक कौन लगाया? जहांगीर लगाता है। क्लियर है बात? क्लियर है?
आगे बढ़े। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण आदेश था जो कैदी थे, कैदियों को, जो काफी पुराने कैदी हो चुके थे, कैदियों को कारागार से मुक्त करने का आदेश था। कारागार से मुक्त करने का आदेश था। इसके साथ साथ जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होता था, बलात् धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाता है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात, एक एक प्रश्न है, ये सारा कुछ भी बन सकता है, पूछा जा सकता है। द्यूत क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा का मतलब जुआ, खेलने पर प्रतिबंध लगाता है, खेलने पर प्रतिबंध लगाता है। किंतु कुछ लोग सिफारिश करते हैं कि महाराज कम से कम दीपावली वाले दीजिए, तो इस पर एक छूट देता है। दीपावली के दिन लोग जुआ खेल सकते हैं, के दिन खेल सकते हैं। और न सिर्फ लोग खेल सकते हैं, एक प्रश्न यहीं पे बनता है कि दीपावली के दिन कौन सा मुगल शासक, तो स्वयं जहांगीर भी दीपावली के दिन क्या करता था, जुआ खेलता था, जुआ खेलता था। तो दीपावली भी मना रहा है। एंड इसके साथ साथ एक और रक्षाबंधन भी त्योहार हिंदुओं का यह मनाता था, रक्षाबंधन भी जहांगीर मनाता था। क्लियर है ये आईने जहांगीरी? क्लियर है? आगे बढ़ें। दीपावली के दिन जुआ क्यों खेलते हैं? लक्ष्मी जी को लाने के लिए रिस्क लेते हैं। कुछ लोग लक्ष्मी जी को ला लेते हैं, कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है, किंवदंती है, परंपरा में शामिल हो गया है। ठीक है, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है तो लक्ष्मी को लाने का प्रयास भी किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके परिवार की बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। परिवार या पत्नी की बात करते हैं, पत्नियां। देखेंगे जहांगीर की रसिक आदमी थे। जहांगीर की एक पत्नी का नाम था मानबाई। जहांगीर की एक पत्नी का नाम है मानबाई। मानबाई कहां की रहने वाली थी? तो मानबाई आमेर की थी, मान सिंह की बहन थी। दूसरी जो पत्नी है इनका नाम है जगत गोसाई। कुछ इतिहासकार इन्हीं को जोधाबाई भी कहते हैं। जोधाबाई को लेकर के कंफ्यूजन है कि अकबर की पत्नी थी कि इनकी पत्नी थी, कंफ्यूजन है जोधाबाई को लेकर के। लेकिन जोधाबाई का नाम अकबर के साथ जुड़ा जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि जोधाबाई जहांगीर की पत्नी थी और जगत गोसाई ही जोधाबाई थी, ऐसी बात भी कहा जाता है। फिलहाल जो हम देख रहे हैं बस उसी पे काम करते हैं। जगत गोसाई कहां की थी? मारवाड़ की थी। मारवाड़ का जो राजा था उदय सिंह, मारवाड़ का राजा उदय सिंह, जिसको मोटा राजा कहा जाता था, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। तीसरी एक जो पत्नी है वो है नूर जहां। नूर जहां, इनके बारे में भी देखेंगे। एक जो पत्नी है वो है साहिबे जमाल। साहिबे जमाल
मुगल हरम में बहुत सारी महिलाएं अलग से हैं। 5 नंबर, शहरयार की मां, शहरयार की मां, ठीक है। इनके लिए किताबों में लिखा हुआ है कि कुछ ये ऐसी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक प्रेयसी थी इनकी, प्यार करने वाली प्रेयसी, जिनका नाम था अनारकली। डिस्को चली, अनारकली। आदि भी हैं, आदि भी हैं। फिलहाल इतने से हमारा काम पेपर वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखें बारी बारी से, खेल इसमें बहुत छुपा हुआ है। कैसे लोग संभाल पाते थे भाई। मान बाई की बात करते हैं। जहांगीर की प्रथम पत्नी कौन थी? तो जहांगीर की प्रथम पत्नी जो थी मानबाई थी, याद रहेगा। जहांगीर की प्रथम पत्नी मानबाई। जहांगीर की इस प्रथम पत्नी मानबाई से उत्पन्न पुत्र कौन था? तो उत्पन्न पुत्र का नाम है खुसरो। खुसरो, याद रहेगा, खुसरो। जहांगीर की किस एक पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी? तो जहांगीर के आदतों को देख करके आत्महत्या कर लिया किसने? मानबाई ने। याद हो गया 3 तथ्य। क्या हो गया भाई? हाँ, इसके बाद भी अब प्रेमिका की भी जरूरत रह गई थी। बड़ी लड़ाई करते थे भाई अपने बाबूजी से। अच्छा भाई रीता जी, तो ये मानबाई को लेकर के 3 बात बताया। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। वैसे दूसरे की पत्नियों के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, भलाई इसी में है। लेकिन जो समाज में ही जाना जा रहा है रसिक के तौर पे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मानबाई प्रथम पत्नी, इनसे जो बेटा उत्पन्न हुआ खुसरो सबसे बड़ा बेटा था। इन्होंने आत्महत्या कर लिया। जगत गोसाई की बात करते हैं। जगत गोसाई से उत्पन्न जो पुत्र था उसका नाम है खुर्रम। क्या नाम है? खुर्रम। खुर्रम को ही शाहजहां कहा जाता है। शाहजहां, शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम। इनको अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, इनको अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। इनको अभी थोड़ी देर बाद पत्नियों की बात करेंगे। अब पहले यहां से कहानी आगे ले चलते हैं। जहांगीर राजा नहीं बना था। जहांगीर लड़खड़ाने वाले व्यक्ति थे चरित्र के। अकबर को उन पे भरोसा नहीं था। हालांकि बड़ी मन्नतों से पैदा हुए थे अकबर, बाद में हाथ ऐसे रख लिए। इसी बेटा के लिए हम सलीम चिश्ती के यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे थे। जोधा को ले जा रहे थे, आशीर्वाद दिला रहे थे उनसे। न जाने कौन सा मंत्र फूका तो ये निकम्मा पैदा हुआ। ऐसी बातें आ रही होगी दिमाग में। तो सलीम को तो चाह नहीं रहे, खुसरो को चाह रहे थे, बेटे के बेटे को चाह रहे हैं राजा बनाना। तो खुसरो तो पहले से मुझ टाइट किए हुए हैं कि हम तो राजा हैं, महान सम्राट अकबर ने मुझे चुना हुआ है। स्थिति ऐसी बनी कि 1605 में जब जहांगीर राजा बना, जहांगीर राजा बना, तो अगले ही वर्ष 1606 की बात थी। 1606 में जो जहांगीर का बेटा था सबसे बड़ा वाला खुसरो ने विद्रोह कर दिया। खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। कि दादाजी चाहते थे कि हम बने, वो महान थे, आप तो निकम्मे थे।
मेरे सामने भी कई बार बोला था कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारे पापा वैसे हैं, न जाने कैसे कैसे हैं। आप योग्य नहीं हैं। भले ही आप इकलौते थे जीवित, इस वजह से राजा बन गए, तो आपकी हसरतें तो पूरी हो गई। इतनी हसरत पर्याप्त है आपकी। मुगल राजा के तौर पे तो आप हो गए, अब आप गद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि दादाजी की इच्छा थी। तो अब बाप बेटा में रसाकसी शुरू। खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। एक बार स्थिति ऐसी हुई कि विद्रोह करने के बाद यह जो खुसरो थे, खुसरो विद्रोह किया और फरारी अब काट रहा है। कहां पे फरारी काट रहा है? खुसरो पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव के शरण में चला जाता है। अर्जुन देव के शरण में चला गया। जब यह बात पता चली जहांगीर को, जहांगीर नाराज कि हमारे विद्रोही पुत्र को गुरु ने शरण दिया हुआ है, तो बाप बेटे की लड़ाई में सिख गुरु फंस गए। तो जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या एक दंड दिया? अर्जुन देव को मृत्यु दंड का आदेश दिया, मृत्यु दंड दिया। अगली महत्वपूर्ण बात, और सिखों पर क्या लगाया? सिखों पर जहांगीर ने 2 लाख मुद्रा का, 2 लाख का जुर्माना ठोक दिया, जुर्माना लगाया। किसने? जहांगीर ने। और जब तक ये 2 लाख रुपए नहीं आएंगे, तब तक के लिए जो छठे वाले गुरु थे ना, 6th गुरु हरगोविंद साहब, हरगोविंद को क्या किया? कारावास में डाल दिया, कारावास में डाल दिया। इतनी सारी घटनाएं हो गई बाप बेटे की लड़ाई के बीच में। अब समझिए कि विद्रोह किया खुसरो, 5वें गुरु अर्जुन देव के यहां गया, अर्जुन देव को मृत्यु दंड जुर्माना लगा दिया, हरगोविंद को शटर में डाल दिया। ऐसे में क्या हुआ होगा? किस मुगल शासक के समय काल से मुगल सिख संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गए, तो इस घटना से मुगल सिख संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए, नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए। सारी परीक्षाओं में प्रश्न कभी न कभी जरूर पूछा गया होगा, ये प्रभावित हुए। क्यों भाई, क्लियर है? क्लियर है? मुगल सिख संबंध नकारात्मक रूप से किसके समय प्रभावित हुआ? जहांगीर के समय काल से। अगली बात, अर्जुन देव निपट गए बाप बेटे की लड़ाई में, हरगोविंद को जेल हो गया, सिखों पर जुर्माना लग गया, खुसरो फरार हो गया वहां से। यही सब भाग्य नियति में लिखा होता है। तो नियति में लिखा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता उछल करके काट लेता है। नीति का कितना बड़ा खेल है। भाग्य में लिखा होता है कि दिन आज ठीक नहीं होगा, तो आप सही दिशा में गाड़ी चला करके जा रहे हैं और बगल से ला करके ठोक देगा कोई, पैर टूट जाएगा। तो भाग्य की भी महिमा अपरंपार किस्म की है। तो निपटना था किसी दूसरे मंतव्य से, तो निपट लिए, नहीं तो कोई दोष तो था नहीं। अर्जुन देव तो चुपचाप आराम से जप नाम किए जा रहे थे। खैर, तो आगे बात करते हैं। एक बार भैरोवाल के युद्ध में
खुसरो और जहांगीर की भिड़ंत भी होती है। खुसरो एवं भैरववाल पंजाब में, खुसरो एवं जहांगीर की भिड़ंत भी होती है। जहांगीर का युद्ध भी हुआ। जहांगीर को लग गया कि खुसरो सुधरने वाला नहीं है, तो इसके बाद क्या किया, जहांगीर ने अपने सबसे बड़े बेटे, जो कि अकबर नहीं कर पाया था, उससे चूक हो गई जहांगीर को लेकर के, सलीम को लेकर के, सलीम ने वो किया। जहांगीर ने खुसरो को क्या करा दिया, खुसरो को अंधा करवा दिया, अंधा करा दिया, मारा नहीं, अंधा करा दिया। न आंख रहेगा नहीं तो न तो अनारकली डिस्को जाएगी, ठीक है। तो जहांगीर ने खुसरो को अंधा करा दिया, लेकिन जिंदा है खुसरो, जिंदा है, और उसके भी कुछ अपने टीम है, फॉलोअर हैं। अकबर चाहता था कि वही राजा बने, तो उसके साथ जिंदा है, कुछ प्लस पॉइंट हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार 1621 की बात थी, 1621 तक जिंदा है, 1606 से बदमाशी कर रहा है, 21 तक जिंदा है। 1621 में दक्षिण अभियान दक्षिण अभियान कर रहा था खुर्रम, शाहजहां के दौरान शाहजहां ने, अर्थात खुर्रम ने, शाहजहां ने इसकी हत्या करा दी या कर दी, ताकि शाहजहां का कोई प्रतिद्वंदी न रहे अगला शासक बनने के लिए, ठीक है। अरे आज के लोग ज्यादा क्रिमिनल टाइप के होते हैं रेणु जी। पहले के लोग काम करते थे क्रिमिनल वाला, आज तो माइंड सेट ही हो गया है क्रिमिनल वाला, ठीक है। तो ये बात हो गई, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी खुसरो वाले खेल को लेकर के, ठीक है, खुसरो को लेकर के। मानबाई वाला काम हो गया खुसरो को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। बात पहुंची शाहजहां की। अब शाहजहां की थोड़ी सी बात करते हैं। खुर्रम के नेतृत्व में, जहांगीर के समय काल की बात हो रही है, खुर्रम के नेतृत्व में 1615 में, अकबर के समय देख रहे हैं, अकबर के समय मेवाड़ का राजा था उदय सिंह, फिर उसको हराया गया, फिर उस चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया गया मान सिंह आसफ खां के द्वारा, फिर उसके बाद राणा प्रताप राजा होता है, फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है, राणा प्रताप गोरिल्ला वार किए हुए हैं, 1596 तक जीवित हैं, गोरिल्ला खेल चल रहा है। अर्थात मुगल और मेवाड़ का संबंध अच्छा नहीं था। जहांगीर के समय काल में इसमें सुधार होता है, और भूमिका किसकी रही, खुर्रम की। खुर्रम के नेतृत्व में 1615 में मुगलों का मेवाड़ के साथ समझौता हुआ। अब खुर्रम के नेतृत्व में तो लोग कई बार गलती कर जाते हैं कि मुगल मेवाड़ संबंध कब सुधरे, तो शाहजहां के समय गलत है 1615 में। और 1615 कब, 1605 से 1627 तक किसका शासनकाल है, जहांगीर का शासनकाल है। ऐसी बीच में तो आ रहा है 1615, पूरी लाइन देखनी चाहिए कॉपी की, ठीक है। तो खुर्रम के नेतृत्व में जहांगीर के समय काल में 1615 में मुगलों का मेवाड़ के साथ समझौता हुआ। किसकी भूमिका, खुर्रम की भूमिका, जिसके वजह से आगरा किले में क्या हुआ, आपको बताया था अमर सिंह दरवाजा, कल कहा भी था कि आगे
इसका उल्लेख होगा भी। आगरा किले में जो राणा प्रताप के बाद मेवाड़ का राजा बन रहे हैं अमर सिंह और इनके बेटा कर्ण सिंह की प्रतिमा कहां पे लगी? आगरा किले में लगाई गई। अमर सिंह कौन, कर्ण सिंह कौन? मेवाड़ के राजा। ठीक है, अगली बात 1615 की ये बात। 1618 की बात है। 1618 में एक बार खुर्रम ने दक्षिण भारत का अभियान के दौरान क्या किया था? अभियान के दौरान 1618 में अहमदनगर भी स्वतंत्र है के दौरान अहमदनगर प्लस बीजापुर प्लस गोलकुंडा की संयुक्त सेना को पराजित किया था। बहुत बड़ी उपलब्धि थी। संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो जब 1618 में खुर्रम ने ऐसा किया, किसके समय काल की बात हो रही है? जहांगीर के। तो खुश होकर के क्या किया गया? तो खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को क्या बोला? खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। याद हो गया? आसान है। हाँ शशिकांत जी, आपके यहाँ सब ठीक है ना? सत्ता का खेल है आपके यहाँ, तो सब ठीक है? कभी उदय या उद्भव नहीं हुआ है? खेला हो गया। ठीक है, तो 1618 में जब ये घटना हुई तो शाहजहां की उपाधि मिलती है। ठीक है, फिलहाल 1618 तक बात अभी रोके रहते हैं। ठीक है, अब पहुंचते हैं कहां? पहुंचते हैं वापस थोड़ा सा नूरजहां पे पहुंचते हैं। ये कहानी इतनी समझ गए, अब नूरजहां की एंट्री कराते हैं जरा। नूरजहां को लेकर के थोड़ी सी बात वहीं से आगे कंटिन्यू होगी। नूरजहां, ये जो नूरजहां है, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम जो था वो मेहरून निसा नाम था। मेहरून निसा, एक गाना भी है, निसा आहा हा। ठीक है, तो इनका नाम मेहरून निसा था और यह विधवा थी पहले, बाद में जहांगीर ने इनको सधवा किया था। विधवा थी पहले से किसकी? शेर अफगान नामक एक सैन्य अधिकारी की। शेर अफगान टाइटल थी, उपाधि थी, अकबर ने दिया हुआ था। इनका वास्तव में नाम क्या था? अली कुली खां नाम था। अली कुली खां। क्लियर है भाई? अली कुली खां। मेहरुन्निसा विधवा थी किसकी? शेर अफगान की। शेर अफगान का वास्तविक नाम अली कुली खां। इससे उत्पन्न जो पुत्री थी, उसका नाम था लाडली बेगम। लाडली है काफी, बाद में किसी की बेगम होंगी तो लाडली बेगम। किसके? तो मेहरुन्निसा, शेर अफगान,
कि बेटी लाडली बेगम। क्लियर है? बेटी पैदा हो गई, शेर अफगान निपट गए, सुंदर थी, समस्या यही थी, सुंदर थी मेहरुन्निसा। 1611 की बात है। 1611 में एक बार जब मेहरुन्निसा नूरजहां मीना बाजार में घूम रही थी, मीना बाजार में थी। अब एक तथ्य और बनेगा, मीना बाजार की शुरुआत किसने किया? तो मीना बाजार की शुरुआत दिल्ली में हुई, आगरा में हुई, अब देश भर में देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत हुमायूं के समय काल में हुआ था, हुमायूं के समय आरंभ हुआ था यह बाजार। हुमायूं के समय नाव पर भी, पर नौका पर भी मीना बाजार लगता था। ठीक है, मीना बाजार में थी, तभी चोरी चोरी चुपके चुपके निगाहें पड़ी आशिक मिजाज किसकी? सलीम की। और सलीम बैठे जैसे, ठीक है, सलीम मीना बाजार में अपना दिल दे दिए इनको, क्या नाम है, नूरजहां को। नूरजहां परेशान, कानाफूसी होना शुरू हुआ, अकबर भी बीच में आ गया, लेकिन अंततः शादी हो जाती। तो 1611 या 12 में शादी भी हो जाती है, शादी हो जाती है। जहांगीर ने जिद किया, नहीं मान तो चल बसी, मान भाई अच्छी थी, ठीक है, जगत गोसाई भी ठीक है, लेकिन हमें और चाहिए, और चाहिए पापा, और चाहिए। तो शादी हो जाती है। अब ये जो नूरजहां है, बात आगे ले चलते हैं। ये जो नूरजहां है, थोड़ा सा इनके विषय में और बातें। नूरजहां के जो पापा थे उनका नाम है मिर्जा गियास, नहीं, हाँ मिर्जा गियास, मिर्जा गियास। और इन्हीं मिर्जा गियास को एतमाद दौला की उपाधि थी। एतमाद दौला की उपाधि किसकी थी? मिर्जा गियास की थी। ये उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था, खुश होकर के जहांगीर ने यह उपाधि दिया था। नूरजहां के पापा तो ये हो गए। मम्मी कौन थी? नूरजहां की जो मम्मी थी, बड़ी प्यारी सी मम्मी थी, इनका नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। तो अस्मत बेगम ने क्या किया था? बैठे बैठे एक दिन इत्र का आविष्कार कर दिया। इत्र का आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेगम ने। नूरजहां ने नहीं, अस्मत बेगम ने किया था। काम नहीं था तो ऐसे खेल खेल में हो गया तो हो गया। नूरजहां के जो भैया थे, भाई, इनका नाम था आसफ खां। क्या नाम था? आसफ खां। और ये आसफ खां कौन है? किसी के पापा हैं। किसके पापा हैं? अर्जुमंद बानो बेगम के हैं। अर्जुमंद बानो बेगम के हैं। अर्जुमंद बानो बेगम अर्थात मुमताज महल, मुमताज महल के पापा हैं, के पापा। इतनी कहानी क्लियर है भाई? क्लियर है इतनी बात? कुछ परेशानी हो रही है क्या? साफ दिखाई दे रहा है ना? सर्वजीत, चित्र बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है। अरे चित्र, मैं कहां से चित्रकार भाई, मैं चित्र बनाने लगा। ठीक है, चले। तो आसफ खां किसके पापा हैं? अर्जुमंद बानो बेगम के। अब बात करते हैं थोड़ी सी। ये जो नूरजहां है ना, जब शादी वादी हो गई तो खेला इन्होंने करना शुरू किया। नूरजहां ने
जब वो पत्नी बन गई तो बड़ा ही प्यार करते थे, वैसे भी लोग करते ही हैं पति लोग पत्नी को, चाहे प्यार से चाहे चाहे दबाव में, करना ही पड़ेगा। तो शादी हो जाती है जब नूरजहां की, तो नूरजहां का प्रशासन में बड़ा ही दखल था। इतना दखल था कि जहांगीर कुछ भी निर्णय लेने पहले एक बार बतिया लेते थे मैडम से, ये करें कि ना करें मैडम, अगर हरी झंडी दिखा दी ठीक है, लाल झंडी जहांगीर चुप। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति थी। और कई बार जब महत्वपूर्ण निर्णय वाला दिन होता था ना राज दरबार में, तो माता जी ऊपर से बैठ करके वहां भी दासी के माध्यम से ये बोलिए वो बोलिए, ऐसा मतलब पूरी तरह से चाबी सोने वाली इनके हाथ में थी, जहांगीर के ताले की। ठीक है, तो नूरजहां का प्रशासन में बड़ी दखल था। अब होता क्या है कि जहांगीर थोड़े से लापरवाह किस्म के थे। अरे नहीं भाई, ये तो अच्छा शब्द लिख दिया आपने हरि गोविंद जी, कुछ ऐसा ही सिस्टम है क्या भाई आपका? तो शासन में क्या होता है, मुगल शासन प्रशासन में क्या होता है, मुगल शासन प्रशासन में एक गुट बनता है जिसको कहा जाता है जुनता गुट। क्या कहते हैं? जुनता गुट। याद रखेंगे ये नाम, जुनता गुट। इसके पहले ये जो आपको बताया भाई आसफ खां कौन था, तो भाई आसफ खां अर्जुमंद बानो बेगम के पिताजी हैं। अर्जुमंद बानो बेगम का नाम है मुमताज महल, और मुमताज महल का विवाह आसफ खां ने किससे किया था? विवाह कर दिया था खुर्रम से। किससे किया था? खुर्रम से विवाह कर दिया था आसफ खां ने। तो ये जो जुनता गुट बनता है, तो प्रश्न बनता है कि इस जुनता गुट में कौन कौन से लोग थे। तो इस जुनता गुट में कौन कौन से लोग हैं? तो इस जुनता गुट के सक्रिय सदस्य जो हैं, एक है नूरजहां के पापा जी एतमाद दौला, मतलब मिर्जा गियास एतमाद दौला। और कौन है? भैया भी शामिल हैं, भाई आसफ खां। और कौन शामिल है? और शामिल हैं खुर्रम। तो जुनता गुट में कितने लोग? 1 2 3 4। अब पेपर में प्रश्न अगर पूछ लिया गया कि जुनता गुट में कौन कौन शामिल नहीं था, तो भाई इसमें जहांगीर शामिल नहीं था। जहांगीर शामिल नहीं था। अर्थात जहांगीर भले ही अपने आप को राजा कह रहे हैं, लेकिन निर्णय कौन ले रहा है? शासन प्रशासन में निर्णय लिया जा रहा है जुनता गुट की ओर से, जिसमें ये शामिल है। इतनी बात क्लियर है? कभी ऐसे पढ़ा है क्या? मुगल कभी ऐसे पढ़ा है हंसते हंसते? बड़ी टेंशन में लोग पढ़ाते हैं मुगल को, न जाने कहां से इतना, जैसे कोई उल्का पिंड गिर रहा हो पृथ्वी पे, लोग डरे सहमे हैं, मुगल है मुगल है मुगल है। बड़ी भारी भरकम समझते हैं लोग। क्यों भाई? हर फिक्र को उड़ा दीजिए ऐसे ही हवा में, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस इतिहास है सिंपल सा लोगों का। आगे बात करते हैं। तो जुनता गुट में शामिल नहीं था। इसी दौरान एक घटना घटती है। घटना यह होती है, जहांगीर का एक बेटा था शहरयार। यार हैं पूरे शहर के, वेश्या पुत्र से उत्पन्न थे। ठीक है, तो
ये जो जुनता गुट में फूट पड़ती है, जुनता गुट में फूट कैसे पड़ती है, फूट पड़ती है कैसे? इसी दौरान एक बार ये हुआ कि ये जो लाडली बेगम थी ना, लाडली बेगम का विवाह किसके साथ कर दिया? नूरजहां ने का विवाह शहरयार के साथ कर दिया, शहरयार से करा दिया। किसने? नूरजहां ने। दूसरी बात कि पहले से ही खुर्रम का विवाह जो था, खुर्रम का विवाह किसके साथ हुआ था? का विवाह अर्जुमंद के साथ हुआ था, अर्जुमंद के साथ करा दिया था भाई आसफ खान ने, आसफ खान ने, नूरजहां और भाई आसफ खान। अब हुआ क्या कि आसफ खान जो हैं वो शादी के बाद से ही सोच रहे थे कि अगला मुगल शासक कौन बनेगा? खुर्रम बनना चाहिए। जहांगीर जब मरेंगे तो अगला मुगल शासक कौन? मेरा दामाद बनेगा। जब नूरजहां ने विवाह करा दिया शहरयार से, तो अब नूरजहां सोचने लगी कि अगला मुगल शासक मेरा दामाद बनना चाहिए। तो ये जो दामाद दामाद का खेल था, तो दामाद के खेल ने क्या कर दिया? खेला बिगाड़ दिया, खेला बिगाड़ दिया जुनता गुट का। तो जुनता गुट में फूट पड़ गई। क्लियर हुआ क्यों फूट पड़ गई? दामाद के खेल की वजह से। अब वापस वो 1618 में शाहजहां तक पहुंचे हुए थे। खुर्रम ने दक्षिण भारत के ये 3 राज्यों की सम्मिलित सेना को हरा दिया था। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। उसके बाद फिर हम नूरजहां पे आ गए थे। अब फिर वहां पे जाकर के अब बात आगे ले चलते हैं। अब खुर्रम को ये लगने लगा, खुर्रम को ये लगने लगा अर्थात शाहजहां को, कि अपने पिताजी जहांगीर के समय काल में सारा महत्वपूर्ण काम तो वो कर रहा है। मेवाड़ के साथ शत्रुता थी तो मेवाड़ के साथ समझौता मैंने कराया। दक्षिण अभियान के तहत जो 3 विरोधी थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, उनके साथ युद्ध किया। शाहजहां की उपाधि मिली मुझे। खुसरो परेशान किया था पिताजी जहांगीर को, खुसरो को निपटा दिया मैंने। तो जहांगीर पिताजी के समय काल में तो मैं ही सारा काम कर रहा हूं। और ये जो नूरजहां हैं, जब से अपनी बिटिया की शादी किए हैं शहर के यार से, तब से इनका दिमाग घूम गया है नूरजहां का। अब वो सोच रही हैं कि शहरयार अगला शासक बनेगा, और जहांगीर के जीवित रहते हुए कान में मंत्र फूंके जा रही हैं, शहरयार शहरयार शहरयार। और जहांगीर औरतों वाले ही हैं। क्या पता नूरजहां कहीं मेरी हत्या करवा दें। खुर्रम के दिमाग में सब चल रहा है, मेरी हत्या करा दें और शहरयार को अगला शासक बना दें। किसके पुत्र हैं शहरयार? तो खून भी मैला हो जाएगा मुगलों का। तो ये सब जब दिमाग में चल रहा था, गुस्सा बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। नूरजहां कान में मंत्र फूंकती जा रही थी, शहरयार शहरयार। बात का बतंगड़ होना शुरू हो गया मुगल शासन प्रशासन में। जितनी मुंह उतने बात, एक के मुंह से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से होते हुए जब खुर्रम तक बात पहुंच रही है कि अंदर पिताजी ने माताजी से क्या बात किया, और खून खौल रहा है। तो अब स्थिति ऐसी आ गई कि खुर्रम को लगा
कि शायद वो शासक नहीं बन पाएगा। खुर्रम को ऐसा महसूस हो गया। जब ऐसा महसूस हो गया तो खुर्रम ने किया विद्रोह। खुर्रम का विद्रोह होता है। खुर्रम ने किया विद्रोह। खुर्रम ने किया विद्रोह। कौन से समय काल के दौरान इसका विद्रोह होता है? 1623 से शुरू करता है और 1626 तक इसका विद्रोह चलता है। और विद्रोह करके सबसे जहांगीर का सबसे बड़ा जो बेटा था खुसरो, उसने भी विद्रोह किया। वो बाद वाला भी विद्रोह कर रहा है जहांगीर से। खुर्रम ने किया विद्रोह जहांगीर के शासन के खिलाफ और विद्रोह करके कहां शरण लिया? तो यह शरण लिया अहमदनगर में शरण लिया। अहमदनगर में शरण लिया। शरण कौन दिया? तो अहमदनगर का जो प्रधानमंत्री था, जिसका नाम था मलिक अंबर, नाम याद होगा, मलिक अंबर। मलिक अंबर के यहां शरण लिया। जब मलिक अंबर के यहां शरण लिया शाहजहां इस दौरान, तो अब मलिक अंबर को लेकर के भी प्रश्न बनेगा दो। मलिक अंबर को लेकर के दो प्रश्न बनेगा। दक्षिण में किसने गोरिल्ला पद्धति अपनाया हुआ था? तो आपको गोरिल्ला बताया था, राणा प्रताप जब पढ़ रहे थे तब भी बताया था, मलिक अंबर। राणा प्रताप के बाद मलिक अंबर, फिर शिवाजी और फिर बाजीराव प्रथम भी। दूसरा, दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का टोडरमल मलिक अंबर को कहा जाता है। तो मलिक अंबर को लेकर के दो बातें। अहमदनगर का प्रधानमंत्री था। क्लियर है बात? आगे बढ़ें। विद्रोह करता है। इसी दौरान 1626 का वर्ष आता है। 1626 में जहांगीर का जो सेनापति था महावत खां का भी विद्रोह होता है। महावत खां का विद्रोह किसके समय हुआ था? महावत खां का विद्रोह जहांगीर के समय काल में हुआ था। आ जाएगा आरती जी, वो प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, हो जाएगा आज ही, वो ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान न हो। 1626 में महावत खां का विद्रोह हो जाता है। किसके समय काल में? जहांगीर के समय काल में। 1627 का वर्ष आता है। 1627 का वर्ष आता है। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी काम बहुत है, अभी बहुत बातें हैं। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। इसी दौरान एक बार क्या हुआ था, ये 1623 में खुर्रम ने विद्रोह किया था। इसी दौरान 1622 में एक घटना और घटी थी। 1622 में एक घटना और घटी थी कि अकबर के समय काल में जो कंधार स्वतः ही मुगलों का क्षेत्र बन गया था, शाह बेग जो बताया था, कंधार जो मुगलों के नियंत्रण में क्षेत्र आ गया था, स्वतः ही वो जहांगीर के समय वापस फारस के नियंत्रण में चला जाता है। तो 1622 की घटना थी, कंधार पुनः फारस के नियंत्रण में चला गया था। फारस के नियंत्रण में चला गया था। तो जहांगीर निपट गए हैं। अब कुछ दूसरी बातें करते हैं, आगे बढ़े, कुछ दूसरी बातें करते हैं। अन्य तथ्य, जहांगीर के समय काल के कुछ अन्य तथ्य। थोड़ा सा विदेशियों की बात करते हैं। विदेशियों की बात करते हैं। ए, विदेशी यात्री।
जहांगीर के समय काल में जो ब्रिटिश यात्री आ रहा है, ब्रिटिश यात्री, उसका नाम है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय काल में पहला ब्रिटिश यात्री विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से आता है, सूरत उतरता है, फिर आगरा में दरबार में भी आया। ब्रिटिश यात्री विलियम हॉकिंस जो मुगल दरबार में आया, आगरा की बात हो रही है। अब ये जो विलियम हॉकिंस है, इसको लेकर के भी प्रश्न बनता है। विलियम हॉकिंस को लेकर के कब से कब तक रहा भारत में? 1608 से 1611 के बीच में, 1608 से 1611। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किस भाषा में अपना परिचय दिया था? तो तुर्की भाषा में अपना परिचय दिया, तुर्की भाषा में परिचय दिया अपना। जहांगीर को था अंग्रेज, लेकिन सिखा पढ़ा करके फारसी भी सीख कर गया था, तुर्की भी सीख कर गया था। तुर्की में अपना परिचय बताया कि मैं कौन हूं। जहांगीर बड़ा ही खुश, गोरी चमड़ी, बोल रहा है अरबी फारसी, तुर्की बोल रहा है, खुश। जब जहांगीर खुश हुआ तो शासक जब खुश होते हैं तो बड़ी बड़े काम कर जाते हैं। तो तुरंत इसको जहांगीर ने क्या उपाधि दिया? जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी। कौन सी? इंग्लिश खान की उपाधि किसको दिया? जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को दिया, खुश होकर के, अंग्रेजी वाला खान। एंड 400 का मनसब भी दे दिया, 400 का मनसब भी दिया, मनसब भी दिया। 1608 में आते हैं, 1611 तक की बातें। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा ब्रिटिश यात्री आ रहा है, वो आ रहा है कौन? दूसरा ब्रिटिश यात्री, वो आ रहा है ब्रिटिश यात्री, इसका नाम है टॉमस रो। सर टॉमस रो, नाम सुना ही होगा, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो को लेकर के कुछ बातें। कब भारत में आता है? तो भारत में ये आता है 1615 में। कब जाता है भारत से? 1619 में जाता है, जिसमें से 2 वर्ष, लगभग 2 वर्ष मुगल दरबार में ही रहा। 2 वर्ष मुगल दरबार में ही रहा अतिथि के रूप में। अर्थात 1616 से 1618 2 वर्ष मुगल दरबार में अतिथि के रूप में भाई साहब रहे। टॉमस रो जब अपने साथ जब आया तो अपने साथ कुछ लेकर के आया था, गिफ्ट जहांगीर को देने के लिए। एक अंग्रेजी घड़ी और एक बग्घी भी लाया था, बग्घी भी लाया। वो किसको दिया? जहांगीर को गिफ्ट किया, जहांगीर को गिफ्ट किया। जहांगीर खुश। अब एक तथ्य बनता है कि जहांगीर से इसकी मुलाकात सर्वप्रथम कहां पे हुई? तो सर्वप्रथम अजमेर में। कहां पर? अजमेर में जहांगीर से इसकी मुलाकात हुई। जहांगीर से मुलाकात हुई कहां पे? अजमेर में। अगली महत्वपूर्ण बात, जहांगीर के साथ इनको घूमने का मौका मिला। घूमा कहां पे? तो मांडू की यात्रा किया, अहमदाबाद की यात्रा किया जहांगीर के साथ। अहमदाबाद किसके साथ? जहांगीर के साथ घूमा। न सिर्फ घूमा बल्कि एक तथ्य और, किस एक यात्री को, ब्रिटिश यात्री को जहांगीर के साथ शिकार खेलने का
मिला तो शिकार भी खेला। जहांगीर के साथ इसने शिकार भी खेला था। एक काम और इसने किया कि टॉमस रो ने जहांगीर चित्रकारी किया करता था। जहांगीर चित्रकारी किया करता था तो टॉमस रो ने जहांगीर के चित्रकला में जो निपुणता थी, चित्रकला में निपुणता की तारीफ करता है, की तारीफ करता है। कौन करता है? टॉमस रो। क्लियर है बात भाई? क्लियर है? तो ये टॉमस रो को लेकर के बातें हुई। तीसरा एक यात्री जिसका नाम है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। एक तीसरा यात्री आता है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, जिसका आना कहां से हो रहा है? तो यह डच यात्री था। डच मतलब हॉलैंड। डच यात्री था और इसकी एक किताब है जिसका नाम है रिमॉन्स्ट्री। किताब किसने लिखी? पेल्सर्ट ने लिखी थी। जहांगीर के समय काल में आया था। ठीक है, तो ये कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में बताया जहांगीर के काल की। अब अगली बात, दूसरा अन्य तथ्य में, मनसबदारी व्यवस्था में पहली बार जहांगीर के समय काल में क्या हुआ? मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा व्यवस्था किसने लागू किया? जहांगीर ने लागू किया। दो अस्पा का मतलब बिना वेतन बढ़ाए, बिना जात पद में बढ़ोतरी किए जो घुड़सवारों की संख्या है उनको 2 गुना कर देना। सिंह अस्पा का मतलब 3 गुना कर देना। दो अस्पा का मतलब 2 गुना, सिंह अस्पा का मतलब है 3 गुना कर देना। बिना जात पद में बढ़ोतरी किए हुए, बिना वेतन बढ़ाए हुए किसी महत्वपूर्ण अभियान पे कोई जा रहा है, तब की बात थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि मनसबदारी व्यवस्था में पहली बार जहांगीर के समय ही क्या हुआ? जहांगीर के समय अफगानों को शामिल किया गया। अफगान, पहली बार मराठाओं को शामिल किया गया और जो भारतीय मुसलमानों को क्या कहा जाता था? शेख जादा कहा जाता था। वो शामिल किया गया। याद रहेगा? क्लियर है भाई? अब बात करते हैं दूसरी कुछ। जहांगीर के समय की चित्रकला की अब बात करते हैं। चित्रकला, चित्रकला के संदर्भ में पहला ही प्रश्न बनता है कि जहांगीर का काल किस शब्दावली से जाना जाता है चित्रकला के संदर्भ में? तो चित्रकला का जहांगीर का काल स्वर्ण काल माना जाता है। एक प्रश्न बनता है, अभी टॉमस रो ने निपुणता की तारीफ की चित्रकला के, तो एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक खुद भी एक चित्रकार था? तो जहांगीर खुद भी एक चित्रकार था।
और जहांगीर ये कहता था, अभी आते हैं, चित्रकला जहांगीर का काल स्वर्णकाल माना जाता है। दूसरी बात, जहांगीर स्वयं एक अच्छा चित्रकार था, स्वयं एक अच्छा चित्रकार था। जहांगीर कहता था कि अगर एक ही चित्र में अलग अलग लोगों, अलग अलग चित्रकारों के द्वारा कोई चित्रकारी की गई है, तो मैं एक ही चित्र में अगर 5 चित्रकारों द्वारा चित्रकारी की गई है, तो मैं चित्र को देख करके बता सकता हूं कि मंसूर ने कौन सा चित्र बनाया है, दौलत ने कौन सा चित्र बनाया है, बिशन दास ने कौन सा चित्र बनाया है, आका रिजा ने कौन सा चित्र बनाया है, अबुल हसन ने कौन सा चित्र बनाया है, मनोहर ने कौन सा चित्र बनाया है। अर्थात एक ही चित्र में अगर कई चित्रकार मिल करके काम किए हैं, तो जहांगीर कहता है मैं इतना बड़ा पारखी हूं चित्रकला का कि मैं देख करके बता सकता हूं कि यह वाला पोर्शन, यह वाला भाग इस चित्रकला में आका रिजा ने, ये अबुल हसन ने, ये मंसूर ने, यह दौलत ने, यह मनोहर ने, यह बिशन दास ने किया हुआ है। ये नाम क्यों लिखा, ये नाम क्यों बोला है? क्योंकि ये सारे चित्रकार जहांगीर के समय काल के प्रमुख चित्रकार हैं। आपको नाम याद हो जाए इस वजह से इतना बोला, ठीक है। तो खुद भी एक महत्वपूर्ण अच्छा चित्रकार था। अगली बात कि जहांगीर ने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, कहां पर? आगरा में। कहां पर? आगरा में। क्या किया? आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण कराया, चित्रशाला का निर्माण कराया। कहां पे? आगरा में। क्या? चित्रशाला का भवन बनवा दिया, बहुत सारे चित्रकार मिलकर के चित्र बनाएंगे। किसके नेतृत्व में? तो नेतृत्व में आका रिजा के नेतृत्व में, आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण कराता है। अगली बात, जहांगीर के समय जो प्रमुख अन्य चित्रकार थे, प्रमुख चित्रकार, उनमें एक नाम है, आका रिजा तो हो ही गए, आका रिजा के अलावा एक नाम है उस्ताद मंसूर, एक नाम है अबुल हसन, एक नाम है बिशन दास, एक नाम है दौलत, एक नाम है मनोहर, एक नाम है बिशन दास आदि। ये जो उस्ताद मंसूर हैं, उस्ताद मंसूर किस लिए फेमस है? तो उस्ताद मंसूर साहब अनूठे, अनूठे का मतलब दुर्लभ, पशु पक्षी फल के चित्र बनाते थे, के चित्रकार थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद है भाई। उस्ताद मंसूर दुर्लभ या अनूठे पशु पक्षी या फल के चित्र बनाने में महारत हासिल रखते थे। जहांगीर ने इनको कौन सी उपाधि दिया था? तो जहांगीर ने इनको नादिर उल अस्र की उपाधि दिया था, नादिर उल अस्र की उपाधि। क्लियर है? बताएं, है तो आगे बढ़ें। अबुल हसन की बात करते हैं। ये जो अबुल हसन साहब हैं, ये कौन है?
ये आका रेजा के पुत्र हैं, आका रेजा के पुत्र हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार कौन था? तो जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार अबुल हसन है। जहांगीर ने इनको प्रिय है तो कौन सी उपाधि दी थी और क्यों दी थी, क्यों सबसे प्रिय बने? इनको नादिर उल जमा की उपाधि दी। नादिर उल जमा किसकी उपाधि? अबुल हसन की। नादिर उल अस्र किसकी उपाधि? मंसूर की। यही कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। अकबर का प्रिय है तो जहांगीर का प्रिय है तो जहांगीर ने अपने खाते में उसको जमा कर लिया। जमा कौन? अबुल हसन। पशु पक्षी को अस्त्र शस्त्र से मारा जाता है तो अस्त्र कौन? उस्ताद मंसूर। अब नहीं भूलेगा। अगली बात, क्यों जहांगीर के सबसे प्रिय हुए अबुल हसन? इस वजह से प्रिय हुए कि अबुल हसन ने क्या किया था? जहांगीर की ताजपोशी का मतलब राज्याभिषेक वाला ताजपोशी का चित्र बनाया था। और यह चित्र कहां पे यूज किया गया? और यह चित्र जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर लगाया था। तो फिर एक तथ्य बना, पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? उत्तर था बाबर। दूसरा मुगल शासक कौन जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो आत्मकथा खुद लिखी जाती है, तो आत्मकथा कौन लिख रहा है? जहांगीर आत्मकथा लिख रहा है तुजुके जहांगीरी। अब दोनों की आत्मकथा में अंतर यह है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुर्की भाषा में, जहांगीर ने लिखी फारसी भाषा में। तो तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखने वाला एकमात्र मुगल शासक कौन? बाबर। फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखने वाला एकमात्र मुगल शासक कौन? जहांगीर। क्लियर है भाई? तो ये कुछ चित्रकला के संदर्भ में बात किया। क्लियर है? अब क्लियर है भाई? अब चित्रकला की बात हो रही है तो एक और महत्वपूर्ण यहीं पे बात देखने को मिलती है कि अकबर के समय हमने देखा कैसी चित्र बन रही थी। अकबर के समय चित्रित पांडुलिपि थी। कैसी? चित्रित पांडुलिपि। जहांगीर के समय कैसी चित्रकारी हो रही है? तो जहांगीर के समय छवि चित्र बन रहे हैं। छवि चित्र क्या होता है? एंड व्यक्ति विशेष के चित्र बन रहे हैं। व्यक्ति विशेष के चित्र बन रहे हैं। चित्रित पांडुलिपि में क्या था? पुस्तकों का चित्र बन रहा है, पुस्तक की कहानियों का चित्र बन रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? व्यक्ति के चित्र बन रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत बड़ा अंतर। छवि चित्र का मतलब क्या है? शिकार खेलते हुए लोग, राज दरबार में बैठे हुए लोग, इस प्रकार के जो चित्र हैं छवि चित्र के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है भाई?
कुछ अन्य तथ्य देखते हैं जरा, छठा सातवां जो भी हो। जहांगीर की जो आत्मकथा है, जहांगीर की आत्मकथा फारसी में है, किस नाम से? तुजुक ए जहांगीरी नाम से, तुजुक ए जहांगीरी नाम से। लेकिन इसका कुछ अंश मोतमीद खां एवं मोहम्मद हादी ने भी लिखा था। याद रखना है, लिखा था। एक बात, अगली महत्वपूर्ण बात, बाग बगीचे की बात करते हैं। तो जहांगीर ने, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, तुझु के जहांगीरी को कौन कौन लोग लिखे थे? तो अधिकांश भाग जहांगीर, कुछ भाग मोतमीद खां और कुछ भाग मोहम्मद हादी ने भी लिखा था। ठीक है, हालांकि आत्मकथा वो किसकी है? जहांगीर की। बाग, तो जहांगीर ने जो बाग लगवाया, वो बाग कहां पे लगवाया? तो जहांगीर ने जो बाग लगवाया वो लगवाया कश्मीर में। वो बाग लगवाया कहां पे? लाहौर में। कश्मीर में जो बाग लगवाया वो दो बाग है, एक है शालीमार बाग, दूसरा बाग निशात बाग। निशात बाग कहां पे? कश्मीर में। किसने लगवाया, बनवाया? जहांगीर ने। लाहौर में भी दो बाग, एक शालीमार नाम से ही शालीमार बाग, और दूसरा दिलकुशा बाग। दिलकुशा बाग। क्लियर है भाई? ये जो लाहौर में दिलकुशा बाग है, ये कहां पे है? लाहौर बड़ा सा एरिया, तो लाहौर के शाहदरा क्षेत्र में है। शाहदरा क्षेत्र में। और इसी दिलकुशा बाग में जहांगीर को दफनाया गया। जहांगीर को कहां दफनाया गया? तो जहांगीर को दफनाया गया दिलकुशा बाग में। कहां पे? शाहदरा में। कहां पे? लाहौर में। याद रहेगा। जहांगीर का मकबरा कहां पे है? शाहदरा में। जहांगीर का मकबरा लाहौर के शाहदरा में। यही प्रश्न पूछा जाता है, शाहदरा। शाहदरा कहां पे है? लाहौर में है। और शाहदरा में ही दिलकुशा बाग है, लिटाया गया दिलकुशा बाग में। याद रहेगा। ठीक है, जहांगीर को लेकर के ही याद रखिए। ठीक है, जहांगीर को ही याद रखिए। आगे बात करते हैं। ये जो शालीमार बाग है, शालीमार बाग, तो जब नूरजहां निपटती हैं, नूरजहां की मृत्यु होती है, तो नूरजहां का मकबरा, नूरजहां को कहां लिटाया गया? लाहौर के शालीमार बाग में। ठीक है, लाहौर के शालीमार बाग में। प्रश्न पूछा जाएगा किसके समय? तो दिलकुशा बाग का निर्माण हुआ था जहांगीर के समय, और जब इनको दफनाया जा रहा है तो भूमिका अलग होगी लोगों की। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हो गया। अब यहीं पे
नूरजहां की बात हो रही है, दफनाने की बात हो रही है, तो नूरजहां के जो पिताजी थे, पापा थे एतमाद दौला, एतमाद दौला। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तविक नाम मिर्जा गियास। एतमाद दौला का मकबरा कहां पे है, किसने बनवाया था? तो एतमाद दौला का मकबरा आगरा में है। कहां पे? आगरा में है। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां ने बनवाया। क्या खास है इसमें? तो इसमें पित्रादुरा एक खास तथ्य देखने को मिलता है। पित्रादुरा कार्य इसमें किया गया है। पित्रादुरा क्या? तो यह जो मकबरा है, यह है मकबरा संगमरमर का। तो संगमरमर कितना अच्छा नाम है, एक मर दो मर, दो मर संग। संगमरमर पर सोने का स्वर्ण जड़ाऊ कार्य अर्थात जैसे साड़ी में कुछ नक्काशी की जाती है, कुछ वैसे ही संगमरमर पर नक्काशी का यह कार्य किया जा रहा है, स्वर्ण जड़ित। ठीक है, तो ये पित्रादुरा कहलाता है। तो ये एतमाद दौला के मकबरे के संदर्भ में बात हुई। इसके अलावा कुछ और बातें, दो तीन बातें और, जहांगीर का काम फिनिश। 7वां 8वां 9वां जो भी है, आगे बात करते हैं। जहांगीर कौन से त्योहार मनाता था? तो वो तो आपको बता ही दिया, त्योहार दीपावली पर जुआ खेलता था और रक्षाबंधन मनाता था, ये भी आपको बता दिया। एक और तथ्य कि सभी धर्मों में सबसे ज्यादा प्रभावित किस धर्म से था जहांगीर? सबसे प्रभावित ईसाई धर्म से था। याद रखेंगे, ईसाई धर्म से था। सबसे ज्यादा प्रभावित किस धर्म से था? ईसाई धर्म से सबसे ज्यादा प्रभावित था। एक और महत्वपूर्ण बात, जो मुगल काल में न्यायालय थे ना, तो हिंदुओं के मामले की सुनवाई, हिंदुओं के, कभी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदुओं के मामले की सुनवाई के लिए किसको डिप्यूट किया हुआ था? तो एक हिंदू को ही डिप्यूट किया था। इसका नाम था संभवतः श्रीकांत। श्रीकांत नामक हिंदू को नियुक्त किया था। हिंदुओं के मामले में सुनवाई करने के लिए जज एक हिंदू को ही बनाया, जिसका नाम था श्रीकांत। एक और महत्वपूर्ण बात, इसने एक नया सिक्का चलाया था, नया सिक्का जिसका नाम था निसार। चांदी का सिक्का था निसार नामक सिक्का किसने चलाया था? जहांगीर ने चलाया हुआ था। किस मुगल शासक के सिक्कों पर बादशाह बेगम लिखा मिला है? तो सिक्कों पर बादशाह बेगम मतलब नूरजहां, बादशाह बेगम लिखा मिला है कुछ सिक्कों पर। एक और महत्वपूर्ण बात, सूरदास किसके समकालीन थे? तो सूरदास इन्हीं के समकालीन थे। बात मुझे लगता है नहीं, एक तथ्य और याद आ गया, अच्छा है। एक बार क्या हुआ, 1617 की बात है, 1617 में, एक लास्ट टॉपिक, 1617 में एक बार क्या हुआ, जो जैनी थे नंग धड़ंग रहते थे, नाराज हो गया जहांगीर एक बार कि जैनी जो श्वेतांबर नहीं, जो दिगंबर हैं, समाज का माहौल खराब कर दे रहे हैं लोग, इनको मुगल साम्राज्य से बाहर निकालो। तो 1617 में
एक आदेश दिया, जहांगीर ने एक आदेश के द्वारा जैनियों को राज्य से बाहर करने का आदेश दिया था, फरमान जारी किया। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो यहां पे जाकर के बात फिनिश हो रही है। जहांगीर फिनिश हो गए। अगर संभव होगा तो शाम को फिर मिलेंगे, संभवतः शाम को मिलेंगे और शाहजहां पे बात करेंगे। ठीक है, मिले। सारी चीजों को याद रखिए। वैसे भी मुगल जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कोई भी प्रश्न उठा करके देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रश्न मिस होगा किसी भी परीक्षा में। ठीक है, बस चीजें याद रहें। और मुझे लगता है बाबर याद होगा ही, हुमायूं याद होगा ही, अकबर याद होगा ही, शेरशाह याद होगा ही, जहांगीर भी याद होगा। क्यों भाई, भूल गया क्या? कोई और बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखेगा, और पसंद आया करे तो थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करिए भाई। ठीक है, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।